हेलो बच्चों, सो इन दिस सीरीज ऑफ संभव बैच बेटा हम लोग लेकर आए हैं आपके लिए इंडियन इको के सारे चैप्टर्स। होल एंड सोल इंडियन इको आपको पढ़ाएंगे बेटा, और कंप्लीट इंडियन इको के चैप्टर्स आपको प्रोवाइड करेंगे। सो रादर देन वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स गो टू द चैप्टर मेरे बच्चों। सो फर्स्ट चैप्टर ऑफ इंडियन इको, दैट इज इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। अब ये जो इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस है बेटा, ये स्टोरी है इस बारे में कि जब इंडिपेंडेंस इंडिया ने गेन किया और ब्रिटिशर्स के ब्रिटिश एरा का एंड हुआ अराउंड 1947, जो ईयर आपको ऑलरेडी पता है बेटा, तो उस टाइम पर क्या सिचुएशन थी इंडियन इकोनॉमी की। सो आई विल बी डिवाइडिंग दिस चैप्टर इनटू 2 पार्ट्स बेटा। मेरे को लगता है कि ये चैप्टर 2 पार्ट्स में डिवाइड होना चाहिए, दैट इज बिफोर ब्रिटिश रूल एंड आफ्टर ब्रिटिश रूल। अगर हम इस चैप्टर को कंक्लूड करें बेटा बिफोर ब्रिटिश रूल में, तो देयर वर 3 फैक्टर्स जिनके बारे में मुझे बात करनी है आपसे, राइट। आई विल बी नॉट वेस्टिंग योर मच ऑफ टाइम। हम लोग ट्राई करेंगे जल्दी से चैप्टर कंक्लूड करें, अच्छे से रिवाइज भी हो जाए और आपका कम से कम टाइम इन्वेस्ट हो, तो एंड तक देखें सो दैट कंप्लीट चैप्टर आप लोग गेन कर पाए। सो बिफोर ब्रिटिश रूल देयर वर 3 पॉइंट्स बेटा। इकोनॉमी वाज प्रॉस्पेरस, समृद्धि थी इकोनॉमी में, खुशहाली थी इकोनॉमी में, जहां पर ब्रिटिश राज हमारे पास नहीं आया था। बट राइट आफ्टर दिस अगर मैं पॉइंट नंबर 2 की बात करूं, तो हमारी वेल नॉन इकोनॉमी थी हैंडीक्राफ्ट के लिए, जिसका वर्ल्ड के पूरे ट्रेड में 33% शेयर था। मतलब ओवरऑल 33% ऑफ वर्ल्ड बिजनेस जो है वो इंडिया हैंडीक्राफ्ट के थ्रू कर रहा था। एंड देन वी हैव एग्रियन इकोनॉमी, जिसका मतलब है कि एग्रीकल्चर अपने आप में एक प्राइमरी बिजनेस था बिफोर ब्रिटिश रूल। तो ब्रिटिश रूल से पहले के 3 बड़े क्लियर पॉइंट फटाफट याद करेंगे। प्रॉस्पेरस इकोनॉमी, खुशहाली और समृद्धि, एग्रियन इकोनॉमी जहां पर एग्रीकल्चर हमारा प्राइमरी बिजनेस है, और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। बट राइट आफ्टर ब्रिटिश राज, जैसे ही ब्रिटिश राज ओवर हुआ, तो कुछ ऐसे सेक्टर्स को अंडरस्टैंड हमारे साथ करेंगे बेटा आप लोग, जिससे यू विल हैव क्लियर इमेज, जिससे आपको क्लैरिटी आए कि क्या इंडियन इकोनॉमी की सिचुएशन थी। वी आर रिकॉर्डिंग दीज लेक्चर्स फॉर द यूट्यूब स्टूडेंट्स एंड आई रियली वांट इट टू बी लाइक दिस, की शॉर्टेस्ट एज वेल एज क्रिस्प कंटेंट आपके पास पहुंच पाए। सो राइट आफ्टर द ब्रिटिश राज मैं 6 सेक्टर्स में पूरे चैप्टर्स को डिवाइड कर रहा हूं। दैट इज इंडस्ट्रियल सेक्टर। नाउ दिस इज आवर फर्स्ट सेक्टर जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। बट प्राइमरली इंडिया के बारे में जब मैं बात करने के मूड में आता हूं, तो मुझे लगता है कि डेमोग्राफिक, ऑक्यूपेशनल, एग्रीकल्चर, फॉरेन ट्रेड, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब में से मोर इंपॉर्टेंस वाला जो टॉपिक है वो एग्रीकल्चर रहेगा, राइट। तो चैप्टर 1 में हमने पढ़ा बिफोर ब्रिटिश राज के 3 पॉइंट्स, और आफ्टर ब्रिटिश राज में हमें पढ़ने हैं 6 सेक्टर्स। आई विल बी नॉट वेस्टिंग अ टाइम, फटाफट जंप करते हैं सेक्टर नंबर 1 पर। 6 सेक्टर्स में से सेक्टर नंबर 1 जो हम कंसिडर कर रहे हैं बेटा, वो रखेंगे हम, which is one of my favorite sector, that is agriculture। तो इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ तो उस टाइम के एग्रीकल्चर की सिचुएशन क्या है। उस टाइम के एग्रीकल्चर में 85% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर सेक्टर में एंगेज्ड है। इट्स अ स्टोरी बेटा, जिसको ट्राई करो अंडरस्टैंड करना। मतलब जैसे ही ब्रिटिशर्स इंडिया से जा रहे हैं, तो इंडिया की मेजर पॉपुलेशन के पास एक ही सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन है, दैट इज एग्रीकल्चर। तो 85% पॉपुलेशन, अलग अलग बुक अलग अलग क्लेम करती है, मैं एक कंक्लूसिव फिगर ले रहा हूँ 85%, करेक्ट बेटा। तो क्या 85% पॉपुलेशन होने के बाद हमारे पास बहुत प्रॉस्पेरिटी नहीं होनी चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली सिचुएशन बिल्कुल इनवर्स है। जितना ज़्यादा पॉपुलेशन वहाँ पे काम कर रहा है, उतना ही स्टेग्नेशन यहाँ पर एग्रीकल्चर में है। मतलब व्हेन वी आर इन्वेस्टिंग दिस मच पॉपुलेशन, उसके बावजूद भी हमारे पास इकोनॉमी उतना पैसा नहीं है, या फिर सेक्टर उतनी जल्दी राइज नहीं कर रहा है। तो एग्रीकल्चर में स्टेग्नेशन है। अपार्ट फ्रॉम दिस, एग्रीकल्चर में एक बड़ा प्रॉब्लम आपके सामने लिखा है, दैट इज लैंड सेटलमेंट सिस्टम। ये लैंड सेटलमेंट सिस्टम क्या है बेटा, कि जमींदार के बीच में और किसानों के बीच में रेवेन्यू के शेयर को लेकर हमेशा एक फाइट है, करेक्ट है। हमेशा एक फाइट है, जो मिक्की माउस वाली, जो मिक्की माउस बोल रहा हूँ मैं, क्या बोलते हैं उसको यार, जो हम बोलते हैं बेटा टॉम एंड जेरी वाली फाइट है, जिसमें बड़ा क्लियरली एक ब्रिटिशर्स ने ऐसा फोर्स बना दिया है कि जमींदार बहुत सारा टैक्स कलेक्ट करेंगे और किसानों को कम पोर्शन ऑफ इनकम मिलेगा, जो किसानों को एक्सेप्टेबल नहीं है। दैट इज लैंड सेटलमेंट सिस्टम। एंड देन जैसे हम आगे बढ़ते हैं, तो एग्रीकल्चर के बारे में एक और बात सुनने के लिए आती है कि पहले एग्रीकल्चर का नेचर सबसिस्टेंस फार्मिंग था। ये सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या होता है बेटा, जहां पर हम एग्रीकल्चर को सेल्फ कंजप्शन के लिए कर रहे हैं, हम ट्राई कर रहे हैं कि एग्रीकल्चर अपने नीड्स के लिए करें। बट जैसे ही ब्रिटिश राज यहाँ पर खत्म होता है, एग्रीकल्चर का नेचर जो है वो सबसिस्टेंस से कमर्शियल फार्मिंग बन जाता है। एक वर्ड में कंक्लूड करेंगे तो फूड क्रॉप से हम कहाँ पर आते हैं, कैश क्रॉप्स में। सेक्टर नंबर 1 के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। देन लो लेवल ऑफ प्रोडक्शन, हमारे पास प्रोडक्शन काफी कम है,
क्योंकि टेक्नोलॉजी कम है, क्योंकि स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स उतनी अच्छी नहीं है, तो प्रोडक्शन कंपैरेटिवली हमारे पास एग्रीकल्चर में बहुत कम है। मीनवाइल हमने जो पढ़ा फटाफट शॉर्ट में इंक्लूड कर लेते हैं। हमने जो पढ़ा अब तक वो था कि बिफोर ब्रिटिश राज देयर वर 3 पॉइंट्स, प्रॉस्पेरस इकोनॉमी, देन पॉइंट नंबर 2 बेटा एग्रियन इकोनॉमी, एंड देन पॉइंट नंबर 3 हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का बोलबाला। राइट आफ्टर दिस हमने 6 सेक्टर्स में अपनी इंडस्ट्रीज को डिवाइड करना है, 6 सेक्टर्स में इकोनॉमी को डिवाइड करना है, जिसमें सेक्टर नंबर 1 कंसिडर कर रहे हैं अभी एग्रीकल्चर। करेक्ट है। एग्रीकल्चर में पढ़ा प्रोडक्टिविटी बहुत लो है, स्टैग्नेशन है, लैंड सेटलमेंट सिस्टम का प्रॉब्लम है, अपार्ट फ्रॉम दिस और प्रॉब्लम जो आपके सामने एग्जिस्ट करती हैं, दैट इज स्कार्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। दिस इज आवर फर्स्ट सेक्टर। मैं बहुत ही कंक्लूसिव क्लास रखूंगा सो दैट आप बोर्ड एग्जाम के बिल्कुल पीक टाइम पर, हाई टाइम पर 10-15 मिनट निकालो और आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाए। देन टॉपिक नंबर 2 जो हमें कंसिडर करना है दैट इज इंडस्ट्रियल सेक्टर। व्हाट इज इंडस्ट्रियल सेक्टर बेटा? किसी भी कंट्री के लिए जो मेन ग्रोथ सेक्टर होता है दैट इज योर इंडस्ट्रियल सेक्टर, दैट इज योर इंडस्ट्रियल सेक्टर, राइट। किसी भी पर्टिकुलर कंट्री के लिए। तो इंडिया का इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसा है? जनरली उस टाइम पे जिस टाइम पर सारी कंट्रीज इंडस्ट्रियलाइजेशन को इनिशिएट कर रही हैं, इंडिया उस टाइम पर अनफॉर्चुनेटली डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहा है, एंड दैट वाज द डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी ऑफ ब्रिटिशर्स। ये हमने नहीं किया है, ब्रिटिशर्स की डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी की वजह से हम डी इंडस्ट्रियलाइज हो रहे हैं। पॉइंट नंबर 1। तो टू गेट रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडियन चीप रेट पर इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन को डिस्करेज किया गया। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के पीछे रीजन क्या है? ताकि उनको रॉ मटेरियल मिल पाए, ताकि वो अपना फिनिश गुड्स हमें बेच पाए, ब्रिटिशर्स ताकि अपना फिनिश गुड्स हमको बेच पाए, जिसका इंडिया के बहुत सारे बिजनेस पर एडवर्स इफेक्ट रहा। मतलब वो जो हाईएस्ट गेनिंग इनकम वाला ऑप्शन था, जिस हैंडीक्राफ्ट को वर्ल्ड के सबसे बड़े बिजनेस में देखा जा रहा था, वो बिजनेस रिड्यूस होके इस लेवल पर पहुंच गया कि हमको अनएम्प्लॉयमेंट फेस करना पड़ा, हमको बाहर से फिनिश गुड्स इंपोर्ट करने पड़े। 2 पॉइंट इंडस्ट्रियल सेक्टर के मैंने आपको पढ़ाए, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 डिक्लाइन ऑफ एडवर्स इफेक्ट ऑन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। पॉइंट नंबर 3 बेटा लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इन्वेस्टमेंट। मानिएगा अगर किसी भी पर्टिकुलर कंट्री को राइज करना है तो उस कंट्री में मशीन्स बनाने वाली इंडस्ट्रीज होनी चाहिए। वंस वी हैव इंडस्ट्रीज लाइक दिस जो मशीन्स प्रोड्यूस करती हैं, तो उससे बेटर और मशीन्स बनाकर कंट्री राइज कर सकती है। पर अनफॉर्चुनेटली इंडिया के पास उस टाइप क्या नहीं था, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज नहीं थी। देन लो कॉन्ट्रीब्यूशन टू जीडीपी। एक रीजन और भी है, इंडस्ट्रियल सेक्टर पे हम फोकस नहीं कर पाए क्योंकि उसका कॉन्ट्रीब्यूशन जीडीपी वाज वेरी वेरी लेस, और बहुत ही लो इनकम ग्रुप के लोग अगर चाहें भी तो वहां पर फोकस नहीं करेंगे क्योंकि वहां से बहुत पोटेंशियल इनकम उनको नहीं मिल रहा है। एंड देन एट लास्ट लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। एट दैट टाइम इंडियन गवर्नमेंट ने पब्लिक सेक्टर के रोल को लिमिटेड कर रखा था, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने रोल को लिमिटेड कर रखा था, उतना इनिशिएटिव की बहुत कमी थी। हमने 2 सेक्टर्स को अंडरस्टैंड किया। कंक्लूड करेंगे तो एग्रीकल्चर को और इंडस्ट्रीज को। एग्रीकल्चर सेक्टर मैंने पढ़ा कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है पॉपुलेशन का, पर आउटपुट बहुत कम है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्कार्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड बिकॉज ऑफ लैंड सेटलमेंट सिस्टम। फिर मैंने इंडस्ट्रियल सेक्टर को रिवाइज किया जहाँ पे मैंने पढ़ा कि इंडस्ट्रीज होनी चाहिए, उसकी जगह डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, एडवर्स इफेक्ट आ रहा है ऑन वन ऑफ दैट इंडस्ट्री जो हमारी मेन इंडस्ट्री है, दैट इज हैंडीक्राफ्ट। उसके बाद मैंने पढ़ा कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज कंपैरेटिवली इंडिया में कम हो रही हैं या फिर है ही नहीं। उसके बाद मैंने पढ़ा इसका कंट्रीब्यूशन जीडीपी बहुत कम है। उसके बाद मैंने पढ़ा लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर है, इसलिए भी इंडस्ट्रियल सेक्टर खराब जा रहा है। सो दीज आर दी 2 सेक्टर्स मेरे बच्चों। आगे बढ़ते हैं, दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट सेक्टर है। मैं जनरली जब क्लास में टॉपिक पढ़ाता हूँ तो बताता हूँ कि ये टॉपिक एग्जाम में आने लायक है और मैं उसको मार्क कर देता हूँ एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ ये टॉपिक जरूरी आएगा एग्जाम में। आई जनरली कॉल दैट काइंड ऑफ टॉपिक आएगा ही आएगा। तो मेरे हिसाब से टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेट्स टॉक अबाउट फॉरेन ट्रेड। तो क्या इंडिया के पास कोई बड़ा फॉरेन ट्रेड था? टू बी वेरी ऑनेस्ट, ब्रिटिशर्स के डिस्क्रिमिनेटरी, जहां पर डुअल पॉलिसी ब्रिटिशर्स ने यूज करी। जब भी हम कोई चीजें बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, अगर हम कोई चीजें बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं और वो फिनिश गुड्स अगर ब्रिटेन से आ रहे हैं तो टैक्सेस बहुत रिड्यूस कर दिए, लेकिन अगर हम अपना फाइनल गुड्स फिनिश गुड्स बाहर बेच रहे हैं तो एक्सपोर्ट ड्यूटीज बहुत ज्यादा बढ़ा दी, विच मीन्स कि इंडिया का फॉरेन ट्रेड डिस्करेज हो गया। क्या हो गया मेरे बच्चों? डिस्करेज, राइट। इसलिए इंडिया के सारे फॉरेन ट्रेड पर कब्जा हो गया, मोनोपोली कंट्रोल बन गया ब्रिटिशर्स का। अपार्ट फ्रॉम दिस एक और पॉइंट से मैं और अंडरस्टैंडिंग बना सकता हूं, इंडिया एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स बन गया है, जबकि पहले कभी इंडिया एक्सपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स था। अब इंडिया इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स बन गया है, जबकि पहले इंडिया को इंपोर्ट की नीड
नहीं थी। 2 पॉइंट्स में हमने कंक्लूड किया। तीसरे पॉइंट को अंडरस्टैंड करेंगे तो इन सब में जो कमाया हुआ पैसा था, एक बच्चे ने मुझसे कहा कि सर आपने बताया था कभी कि इंडिया सोने की चिड़िया था, विच मीन्स कि बिजनेस तुम्हारे पास था, तो वो बिजनेस कहाँ गया? ब्रिटिशर्स ने वो पूरा बिजनेस ऐसे डिस्क्रिमिनेटरी और प्लानिंग के साथ, आई विल यूज दिस वर्ड, सिस्टमैटिक प्लानिंग के साथ उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। बट जब उन्होंने डिस्ट्रॉय किया तब भी उस बिजनेस में बहुत वेल्थ था, तो मतलब काफी सारा वेल्थ कमाया, तो वो पैसा कहाँ गया? वो पैसा सब का सब वेस्ट कर दिया गया। दैट इज वन ऑफ द टॉपिक जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ड्रेन ऑफ इंडियाज वेल्थ। कैसे वेस्ट किया गया? ब्रिटिशर्स ने अपने ऑफिसेस को सेटअप करने में लगाया, ब्रिटिशर्स ने वर्ल्ड वॉर लड़ी 1, 2, उसमें पैसा इन्वेस्ट किया। अपार्ट फ्रॉम दिस ब्रिटिशर्स ने बहुत सारी चीजें बाहर से इंपोर्ट की, जैसे बहुत सारी सर्विसेज बाहर से अपने ऐशो आराम के लिए इंपोर्ट की। ये है फॉरेन ट्रेड। हमने 3 सेक्टर्स को रिवाइज कर लिया, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल एंड फॉरेन ट्रेड, करेक्ट। देन वी नीड टू टॉक अबाउट वन ऑफ दैट सेक्टर विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, मुझे लगता है एग्जाम में इसका भी कंसिडरेबल इंपैक्ट रहता है, दैट इज डेमोग्राफिक कंडीशन। तो क्या इंडिया की पॉपुलेशन उस टाइम बहुत एजुकेटेड थी? ऑनेस्टली बताऊं तो इंडिया में लिटरेसी रेट अपने लोवेस्ट वर्ड पे होगा, मतलब आज जो लिटरेसी रेट है उससे तो कहीं कम। 16% पॉपुलेशन वाज लिटरेट एट दैट टाइम, मतलब लिटरेसी रेट बहुत ही कम था। इंडिया का लिटरेसी रेट वाज वेरी वीक। अपार्ट फ्रॉम दिस इंडिया में बहुत सारी पॉपुलेशन को बहुत सारी अलग अलग बीमारियों से, क्योंकि हमारे पास इतनी मेडिकल फैसिलिटीज नहीं थी, से हमेशा स्ट्रगल करना पड़ता था। अपार्ट फ्रॉम दिस हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट से हम लोग बीट कर रहे थे, हम लोग अपन परेशान थे। पुअर हेल्थ फैसिलिटीज से हम लोग परेशान थे। हाई इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, जनरली ये रेट बताता है कि 0 से 1 ईयर की एज के कितने बच्चों की डेथ हो गई, करेक्ट है। हाई इन्फेंट मोर्टालिटी रेट उस टाइम था। इनफैक्ट 1 to 5 ईयर में भी एक मोर्टालिटी रेट होता है, वो भी बहुत हाई था। इनफैक्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एवरेज लाइफ ऑफ अ पर्सन वाज वेरी लो, है ना, टू 44 ईयर ओनली, 44 ईयर्स ओनली, राइट। एंड देन बहुत सारी पॉवर्टी। तो हमने पढ़ा 4 डिफरेंट सेक्टर्स को। मैंने ये सेक्टर्स आपको बहुत ही शॉर्ट में बता दिया है, क्योंकि ये सेक्टर बहुत जेनरिक है, बहुत नॉर्मल बातें हैं। लिटरेसी रेट वाज वेरी लो, हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट, लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, हाई इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, हाई मोर्टालिटी रेट, एंड दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स। देन वी नीड टू टॉक अबाउट ऑक्यूपेशनल सेक्टर। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में प्रीडोमिनेंस है प्राइमरी का। मैंने एग्रीकल्चर के स्टार्टिंग में बताया कि 85% पॉपुलेशन वाज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर, इसलिए प्रीडोमिनेंस मतलब पूरा कंट्रोल है प्राइमरी सेक्टर का। बट उसमें भी एक प्रॉब्लम है कि उसमें बहुत सारे रीजनल वेरिएशंस हैं, मतलब नॉर्थ के कुछ स्टेट्स में प्राइमरी बिजनेस बूम पर है, लेकिन बाकी स्टेट्स में प्राइमरी बिजनेस उतना बूम पर नहीं है, या उतना फ्लरिशिंग नहीं है, उतना फ्रूटफुल नहीं है। ये है ऑक्यूपेशनल सेक्टर। एंड देन वी लेफ्ट विद आवर लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर मेरे बच्चों। तो आपने बड़ी जल्दी जल्दी चैप्टर रिवाइज कर लिया है, इसके बाद अगर आपने एक रीडिंग दिया तो योर इंडियन इकोस चैप्टर विल बी डन। इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे तो इंडिया में एक अच्छी बात हुई, उन्होंने रेलवेज को बहुत अर्ली स्टेज में इंट्रोड्यूस करा। अराउंड 1850 में दे इंट्रोड्यूस द रेलवेज इन इंडिया। रोड्स बनाए जिससे हम फेमाइन अफेक्टेड एरियाज में सर्विसेज पहुंचा पाए, रेलवे बनाया, रोड बनाया। इनफैक्ट दे ट्राइड एयरपोर्ट्स ऑल्सो, they tried ports also, but वो उतना successful investment नहीं रहा। In fact, for the communication they established much of the offices जिनसे post हम कर पा रहे थे, लेकिन वो भी उतना successful event या effort उनका नहीं रहा। This is what we have in this chapter, before British Raj, after British Raj। तो before British Raj में 3 points है, agrarian economy, then we have handicraft industry and prosperity। और आफ्टर ब्रिटिश राज में 6 सेक्टर्स के बारे में अंडरस्टैंड किया, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर, फॉरेन ट्रेड, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑक्यूपेशनल एंड डेमोग्राफिक कंडीशन ऑफ द इंडस्ट्री ऑफ द इंडिया, करेक्ट। फॉर मोर सच वीडियोज प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। आई विल बी गिविंग यू ऑल द चैप्टर्स एंड दिस इनिशिएटिव इज टेकन under the name of Sambhav batch. It's a Sambhav batch for all those who really need this kind of videos in the high peak time of exam. Thank you.